नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल पर बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट। ये जो है 19वीं प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले की 18 प्रैक्टिस सेट अब यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर के हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह आपकी सभी परीक्षाओं के जिस जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये टॉप 20 समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप जरूर से जरूर इसे पढ़ करके जाइए। परीक्षा में आप 100% सफलता हासिल करने वाले हैं। तो मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। यदि आपने नहीं देखी तो ज़रूर से ज़रूर देखें। ये देखिए हमारा चैनल है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 के नाम से है। ठीक है मित्रों, इसके पहले की 18 क्लास आपने यदि देखी है तो न्यूज़ बहुत कारगर होने वाला है आपके लिए। चलिए देखते हैं हम। आज का ये पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें ऐसे पूछा जा रहा है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, शोक है, विस्मय है या फिर अद्भुत है? जी हाँ मित्रों, आपको बताना होगा विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। हमारे साथ आप बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है यह प्रश्नों की। मैं आपको बता देती हूँ कि विभत्स रस का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। आप जानते हैं कि रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? विभिन्न आचार्यों ने रस की परिभाषा जो है वो अपने-अपने तरीके से बताई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अद्भुत दिया हुआ है, अद्भुत ये किसका स्थायी भाव है? तो ये विस्मय या आश्चर्य का अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो विस्मय होता है, विस्मय या आश्चर्य होता है। उसके अलावा आप देखेंगे शोक, शोक तो करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है मित्रों? और इसी तरह से आपका हो जाता है वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है उत्साह। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है, ये देखिए यहाँ पर विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव आदि भावों विभाव आदि भावों की परिपक्वता होती है, तब यह रस उत्पन्न होता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। इसी प्रकार विस्मय जो है वो ये विस्मय जो है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया ना? यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो होगा वो जुगुप्सा हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं हैं? जी हाँ मित्रों, आप जानते हैं श्रृंगार में भी 2 श्रृंगार होते हैं। एक तो हो जाता है आपका संयोग श्रृंगार, दूसरा हो जाता है वियोग श्रृंगार। उसके बाद भी अलग-अलग श्रृंगारों की परिभाषा, जैसे विप्रलंभ श्रृंगार हो गया तो विप्रलंभ जो श्रृंगार है उसके भी दशाएँ कई गिनाई गई हैं। तो आप बताइए 12 दशाएँ हैं, 14 हैं, 33 हैं या फिर 10 हैं? तो मित्रों आप चलिए मैं आपको नाम लेकर के बताती हूँ। विप्रलंभ श्रृंगार की 10 दशाएँ मानी गई हैं। 10 कौन-कौन सी हैं वो? पहली तो है अभिलाषा। आप लिखते जाइए हमारे साथ यदि आप लिखना चाहती हैं तो। उसके बाद दूसरी है चिंता, अभिलाषा, चिंता। फिर आ गया आपका गुण कथन, गुण कथन। हमारे साथ इसको रिपीट करते रहिए आप। भूलना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं भूलना है। स्मृति। उसके बाद आपका आ जाता है उद्वेग। क्या है? उद्वेग। फिर अगला आ जाएगा यहाँ पर प्रलाप। ये देखिए। फिर आ जाएगा उन्माद। आप हमारे साथ इसको दोहराते चलिए ताकि आप भूलने ना पाएँ। बिल्कुल आपको भूलना नहीं है कुछ भी। भूल जाएँगे तो हमारे पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या होगा आपको? इतनी मेहनत कर रहे हैं किस लिए बताइए? हाथों से लिखा जाता है, फिर पीपीटी बनाई जाती है, उसके बाद आपके सामने से प्रस्तुत किया जाता है। चलिए देखिए, अब 9वाँ हो गया आपका जड़ता और 10वां हो गया मरण। तो ये विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएँ मानी गई हैं? 10 मानी गई हैं। उन 10ओं का नाम मैंने आपको लिख कर के बता दिया है। आशा है कि आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है मित्रों?
भूलेंगे तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। यहाँ पूछा जा रहा है छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है। ठीक है मित्रों, आप समझ लीजिए इसको। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, आप बताइए। इतना तो आप समझदार हैं ही। छंद शास्त्र के प्रणेता बताना है आपको। वात्स्यायन है, पिंगल हैं, पतंजलि हैं, या फिर वररुचि महोदय हैं। तो आप जानते हैं कि छंद शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य हैं वो माने जाते हैं आपके कौन? पिंगल महोदय माने जाते हैं छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य। छंद का दूसरा नाम जो है वो पिंगल है। क्या है? ये चाहे आप छंद कहिए चाहे पिंगल कहिए। आम भाषा में आप लोगों ने सुना होगा, लोग इस्तेमाल करते बहुत, पिंगल ना छाटिए। तो पिंगल मतलब क्या होता है? छंद होता है। लेकिन शायद लोगों को इसका अर्थ नहीं पता होता है और इस तरह शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप तो पढ़े लिखे और पढ़ रहे हैं हमारे साथ में। तो पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? छंद शास्त्र को। और इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। यानी इसको लिखा था पिंगल महोदय ने, इसे पिंगल शास्त्र भी आप कह सकते हैं। चाहे पिंगल शास्त्र कहिए चाहे छंद शास्त्र कहिए। छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है। कितने अध्याय इसमें? 8 अध्याय हैं इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। देख रहे होंगे आपके एक प्रश्न से कई प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं आपको। अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण मिलता है। कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक बार इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है। इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मात्रा की दृष्टि से दोहा का जो विपरीतार्थक छंद होता है वह कौन सा है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि दोहा का उल्टा यानी विपरीतार्थक छंद कौन सा होता है। आप जानते हैं इसको। सोरठा होता है, छप्पर होता है, ये देखिए सोरठा, छप्पर, रोला और चौपाई। इन चारों में से आपको बताना है कि दोहा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता देती हूँ कि दोहा का उल्टा जो होता है वह हो जाता है आपका सोरठा। कौन सा हो जाता है? सोरठा इसका सही जवाब हो जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं। यदि आप छंद में मात्राओं को गिनना नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका जो एक सूत्र है वह है यामाता राजभान सलगा। क्या है? यामाता ऐसे लिखेंगे आप, राजभान सलगा। यामाता राजभान सलगा। इसी से आप जो है इन सूत्रों से 8 गढ़ बनते हैं। अब गढ़ आप समझ रहे हैं कैसे बनते हैं। तो या माँ और ता तीनों को मिला दिया तो आपका बन गया यगढ़। और यगढ़ में क्या होंगे? यगढ़ में तीनों गुरु होंगे। यगढ़ में ये गुरु का चिन्ह इस प्रकार से होता है, लव का चिन्ह इस प्रकार को होता है। ठीक है मित्रों, गुरु को आप दीर्घ भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? दीर्घ। तो इस प्रकार उन्हीं गणों के आधार पर ही आपका बांटा गया है मात्राओं को। मात्रा के अनुसार हम गिनते हैं कि किसमें कितनी मात्राएं हैं, फिर उसे निर्धारित करते हैं कि उसमें कौन सा छंद है। उम्मीद है आप लोग को ये हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी। आप यदि इतिहास पढ़ना चाहते हैं, संविधान पढ़ना चाहते हैं, राजनीति पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार एवं जानदार क्लासेस मिल रही हैं। आप ज़रूर जा कर के उसे देखिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है। वह पंक्ति क्या है? उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। दृष्टांत है, श्रेष्ठ है, रूपक है या फिर आपका यमक है। जी हाँ मित्रों, उम्मीद है आप एकदम सच में इसका सही जवाब देंगे, बिल्कुल भी गलती आप किसी प्रकार का नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर रूपक अलंकार है। श्लेष आप जानते हैं कि वहाँ पर एक सा जितने शब्द जितना बार आएगा उसका अर्थ भी उतना ही बार निकलेगा। और यमक में एक ही शब्द के 2 अर्थ निकल जाएंगे। ठीक है मित्रों, जैसे यमक का उदाहरण सबसे पहला आप जानते हैं कनक कनक, सेम शब्द है वही कनक कनक। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यानी
इसमें कहा जाएगा, यमक की परिभाषा हम देखें तो वह शब्द पुनि पुनि परय अर्थ और ते और, 2 बार वो शब्द पढ़ रहा है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग-अलग हो रहा है, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। आप रूपक में देखेंगे जैसे उपमा में क्या होता है, उपमा में जब आप किसी से किसी की तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पर तुलनावाचक शब्द सा, सदृश, सम इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। देखो रूपक में वही सदृशतावाचक शब्द जो है वो गायब हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपका हो जाता है रूपक अलंकार। यानी कि अगर हम कहें जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और रूपक के भेद आप जान लीजिए, रूपक के भेद कितने होते हैं? नहीं जानते होंगे तो आप देखिए, क्योंकि आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको यहाँ पर सारी क्लासेस बहुत ही स्मार्ट तरीके से मिलेंगी, इसीलिए हमारे चैनल का नाम स्मार्ट स्टडी है। तो देखिए, रूपक अलंकार का जो भेद है, पहला भेद है निरंग, दूसरा है शांग और तीसरा है परम्परिता। निरंग में केवल उपमेय और उपमान का भेद रहता है। जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो, वहाँ सांग रूपक होता है। और परम्परित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। तो उपर्युक्त यानी जो ये जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार है। पूछे क्यों? क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है, जिसे तोड़ने के लिए श्री रामचंद्र मंच पर चढ़ गए हैं। इसमें मंच यानी मंच पर जो रघुबर रघुबर कहा जा रहा है राम को, संत लोचन यानी नेत्र, उपमेय तथा उपमान उदयगिरी, ये देखिए उदित गिरि उदयगिरी, अ, बाल पतंग यानी सूर्य को, सरोज और भृंग भ्रमर सब उपमान है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ इस प्रकार का जो उदाहरण मिला आपको देखने के लिए, वहां पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से दमदार क्लासेस का अध्ययन करते रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है आपकी। आप जानते हैं हमारे चैनल के द्वारा एनटीए नेट जेआरएफ का टारगेट बैच 2022 का चलाया जा रहा है। उसकी क्लासेस भी आप जाकर देखिए। पेपर 2 हिंदी से स्पेशल तैयारी करवा रही हूँ मैं आपको, और पूरा का पूरा पाठ्यक्रम एकदम फ्री में है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम देखेंगे कि ग्वालियर की बोली कौन सी है। मैंने आपको बोलियों का जो एक पाठ है, बोलियों का एक क्लास लिया है, वह नेट के सिलेबस में है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया है। आप अगर विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं उसमें, तो आप समझ जाएंगे कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। ग्वालियर की बोली कौन सी है, आप बताइए हमको। ब्रज भाषा है, बुंदेली है, खड़ी है या फिर कन्नौजी है? तो यहाँ पर जो बोली जाती है ग्वालियर में, वह बोली जाती है बुंदौली। बुंदेली यानी बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड की बोली है। झांसी कहाँ-कहाँ बोली जाएगी? आप देखिए, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ग्वालियर इन सब जिलों के पूर्वी क्षेत्र में बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों में भी बोली बुंदेली ही बोली जाती है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी आपस में एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ मेल-जोल रखती हैं, मिलती-जुलती हैं। अब हम पढ़ेंगे शानदार प्रश्न के साथ उत्फुल्ल। यहाँ पर देखिए उत्फुल्ल एक शब्द आपको नजर आ रहा होगा। उत्फुल्ल शब्द में कौन सी ध्वनि है? जी हाँ मित्रों, आपको बताना है इसमें कौन सी ध्वनि है। आप बताइए, स्पर्श ध्वनि है, संयुक्त है, संपृक्त है या फिर युग्मक ध्वनि है? आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। मैं थोड़ा-सा आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि इसमें जो है आपकी, वह कौन-सी ध्वनि है? इसमें आपकी युग्मक ध्वनि है। अब आप सोचेंगे युग्मक ध्वनि क्या है? तो मैं बताती हूँ, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, द्वित्व अर्थात 2 बार आ जाएँ, ये ला 2 बार आ जाए साथ में, आ जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। अब जैसे इसके और उदाहरण देखेंगे हम, इसके अन्य उदाहरण में आ जाएँगे आपके क्या बोलते हैं उसको, अछोड़िया, अछोंड्या। तो इसमें आधा आड़ा आया, फिर पूरा आड़ा आ गया। उसके बाद आपका उत्फुल आप देख ही रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत आधा का आया, फिर पूरा का आ जाएगा। तत्पश्चात देखेंगे प्रसन्नता, प्रसन्नता, इसमें भी यही हाल है आपका। फिर आप देखें, जब ध्वनि यानी एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो तब संपृक्त ध्वनि कहलाती है। आपके मन में यह प्रश्न ज़रूर उठा होगा, संपृक्त ध्वनि जो है वो क्या भला है? तो जैसे अब आपका ये सा है और ये बा है,
इसको जोड़ने के लिए बीच में सम लग गया, संबल, कंबल। देखिए, यानी कि दो पूरे पूरे शब्दों को एक आधे अक्षर के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तब वहां पर वो आपकी कौन सी ध्वनि हो जाएगी? संपृक्त ध्वनि हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आपको? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो वे संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं। जैसे आपका हो गया ये प्राण, घ्राण, और उसके बाद प्रकर्ष। यानी कि इसमें अलग अलग नहीं हुई है, एक ही व्यंजन पर दूसरे जो व्यंजन है, आधे व्यंजन है, वो आधारित हो जा रहा है। और संयुक्त ध्वनियां जो होती हैं वो अधिकतर तत्सम शब्दों से मिलती जुलती रहती है। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर उत्फुल्ल जो होगा वह उत्फुल्ल हो जाएगा युग्मक ध्वनि। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचे हैं। फटाफट अपने प्रैक्टिस सेट को अंत तक पहुंचाते हैं। तो अभी आपने देखा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान के प्रश्न है। मैंने आपको बता दिया था, उच्चारण स्थान का सूत्र ही बताया था। आकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतुलसा नाम दंता, ऋटुरसा नाम मूर्धा, वकारस दंतुष्ट। ये सारे सूत्र मैंने आपको अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में रटवा दिए हैं एकदम से। यदि आपने नहीं देखे हैं आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसके अनुसार से आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह कंठ ध्वनि। यानी जैसे अकुह बताया था मैंने, अ कु ह, विसर्जनीय नाम कंठा। इसका मतलब क्या हुआ? अकुह का अर्थ हो जाता है छोटा अ, बड़ा आ, और कु अर्थात का वर्ग में आ जाएगा आपको का ख ग घ अंगा, और हा तथा विसर्ग, विसर्ग यानी अंग और आहा, ये सभी जो हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। इन्हें कंठ ध्वनियां कहा जाता है। हम आगे बढ़ेंगे शीघ्र। अब आप बताइए निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? यहाँ पर दिया गया है ठा, ता, झ और जा। अल्प प्राण ध्वनि आपको बताना है। मित्रों, आप जानते हैं कि वायु को संस्कृत में, यानी हिंदी जो है वो संस्कृत से जुड़ी हुई है। बिना संस्कृत के आप हिंदी को नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। अत्यंत ही आवश्यक होगा, यदि आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो संस्कृत व्याकरण पढ़ना होगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि आदि जननी है ये जो संस्कृत है, वो हिंदी की आदि जननी है, इसलिए अधिकतर चीजें वहीं से ली गई हैं। तो आप देखेंगे वायु को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पर कम वायु से उच्चरित ध्वनि अल्प प्राण और अधिक वायु से जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो महाप्राण कही जाती है। प्रत्येक वर्ग का, ये देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी आप याद करिए 135 दो वर्ड जो होता है वह अल्प प्राण होता है। यानी कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा यानी 24 महाप्राण। आप सूत्र इसका याद करिए, 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। क्या? 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? इसके अलावा आप देखेंगे सभी ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? आप जानते हैं स, ख, श और हा। ये चारों ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। ये चारों ऊष्म वर्ण भी जो है वो महाप्राण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। स्पष्ट वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह सभी स्वर वर्ण और 11 लावा हा घोष वर्ण है। और जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वह अघोष कहलाते हैं। स्पर्श वर्णों के प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण और स, ख, श अघोष वर्ण है। अब अघोष और सघोष दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आते हैं तो बार बार मैं आपसे कहती हूँ पिछली क्लासेस देखिए। उन सारे प्रैक्टिस सेट में आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना गया है? हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपको बताना होगा कि देवनागरी लिपि का विकास किससे माना गया है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, देववाणी, खरोष्टी लिपि, सिंधु लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। आप जानते हैं कि सभी भारतीय लिपियां जो है वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और देवनागरी भारत के लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। देवनागरी एक अक्षरिक लिपि है।
जो प्राचीन लिपियों यानी प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे अधिक वैज्ञानिक है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी ध्वनि जो है वो वैज्ञानिक, कौन सी लिपि वैज्ञानिक है? तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि वैज्ञानिक है। उसके बाद आप देखेंगे कि अधिकतर लिपियों की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। बाएं से दाएं हम लिखते हैं ना, यहाँ से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। जैसे आप कहेंगे शिरो रेखा, ये देखिए देववाड़ी आपने लिखा, वहां पर शिरो रेखा खींची, यहाँ पर देखिए इसे खींची। ठीक है मित्रों, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं अपने चैनल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आपसे पूछेगा यहाँ पर ये कोई और कुछ, क्या कोई और कुछ जो है वो किस प्रकार के सर्वनाम हैं? यानी निश्चयवाचक हैं, अनिश्चयवाचक हैं, निजवाचक हैं या फिर संबंधवाचक हैं। तो आप जानते हैं कि कोई और कुछ, इसमें जो है वो कुछ भी निश्चित नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? निश्चित नहीं हो रहा है, तब ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है आपका कोई और कुछ। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम आप जानते हैं, जहाँ कहा जाता है आप, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही खा लूंगा। यानी आप का प्रयोग जब स्वयं के लिए हो जाए तो वहां पर आप समझिए कि निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। बिल्कुल भूलने जैसे इसमें बात ही नहीं है, और मुझे लगता है आप भूलेंगे भी नहीं। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? आपको बताना है उत्साह शब्द का विशेषण क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका उत्साहवर्धक, दूसरा है उत्साहित, तीसरा उत्साहित और चौथा हतोत्साह। तो हतोत्साह बिल्कुल नहीं होगा, उत्साहवर्धक भी बिल्कुल नहीं होगा। 2 ऑप्शन मैंने काट दिए हैं, आप 20-20 पर पहुंच गए, यानी 50-50 पर पहुंच गए हैं, आधा आधा 50-50 पर पहुंच गए हैं। तो आपको इन दोनों में से आपको सही जवाब देना है। बताइए कौन सा आंसर लॉक किया जाए? आपके द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है इस प्रश्न का सही? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्साहित। बहुत सही जवाब है। उत्साह शब्द का जो विशेषण होगा वह उत्साहित होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। सही वर्तनी कौन सा है? अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, अनग्रहित है या फिर अनुग्रहित है। इसमें जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सही क्या है? अनुग्रहित। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आपसे पूछेगा यहाँ पर व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में जो संधि है आपकी, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, हमारे चैनल के द्वारा आपको पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपसे किसी प्रकार की कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। तो व्याप्त में जो संधि है वह है आपकी यण संधि। व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि है। हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे इसकी, अगले क्लास में आपको हम और अच्छे तरीके से बताएंगे इसमें। पिछली क्लास से क्योंकि हम आपको बता चुके हैं संधि से संबंधित, तो आप जाकर के उसे देखिए, नहीं तो प्रैक्टिस सेट बहुत लंबा हो जाता है, देखने वालों को बहुत बोरियत फील होता है। ठीक है मित्रों, स्वयस्तु, स्व सत्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? अस्वधन अस्त्यस्तु होगा, स्वस्थ धन अस्तु होगा, स्वधन सत्यस्तु होगा, स्वस्थ धन अस्तु होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कि दूसरा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वस्थ धन अस्तु। स्वस्थस्तु का संधि विच्छेद यह होगा, स्वस्थ धन अस्तु। किस समाज का पूर्व पद, किस समाज का पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची होता है? कर्मधारय का होता है, तत्पुरुष का होता है, द्वंद्व का होता है या फिर द्विगु का होता है? बहुत ही आसान प्रश्न, ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विगु समास। द्विगु समास संख्यावाची होता है, और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा रहता है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह लगा रहता है, और कर्मधारय में कर्म प्रधान हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल रही हैं। पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। चलिए हम पहचानते हैं पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मित्रों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए क्या, एक ट्रिक बताती हूँ आपको। वो ट्रिक में आप क्या करें, कोई शब्द आपको सामने आता है और आपको नहीं पता है कौन सा लिंग है, तो आप तुरंत उसका वाक्य में प्रयोग कर डालिए। वाक्य में प्रयोग करने पर यदि आपको वो वाक्य सही लगे
तब तो समझिए कि आप सही आंसर बता रहे थे। आपको थोड़ा-सा अटपटा लगे तो समझिए कि वो गलत है। जैसे हम चलो प्रयोग करते हैं, बुढ़ापा आ जाती है। क्या आपको सही लग रहा है ये? दया की जाती है, निर्धनता होती है, दुर्घटना होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि दया, निर्धनता, दुर्घटना ये तीनों स्त्रीलिंग है, क्योंकि इनके साथ ये शब्द होती है, जाती है, सेट बैठ रहा है। जबकि बुढ़ापा आ जाती है, ये थोड़ा-सा जो है सही नहीं लग रहा है। बुढ़ापा आ जाता है, यह सेंटेंस सही होगा। तो इसी ट्रिक के आधार पर आप कहीं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुढ़ापा। पुल्लिंग शब्द जो है बुढ़ापा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी है? आप बताइए हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी है? और वो भी यहाँ पर दे दिया है आपको आचार्य का नाम। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने मानी है कितनी? 5 मानी है, 6 मानी है, 4 मानी या फिर 7 मानी है। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने एक ग्रंथावली, इसका नाम है, क्या नाम है? वाजपेयी ग्रंथावली वॉल्यूम में लिखा है कि हिंदी में विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम है। ने, ये देखिए, ने, को, से, का, में, पर विभक्तियों से कारक आदि का बोध होता है। यदि ये विभक्तियां ना हो तो संज्ञा मात्र से कुछ काम न चले। कारक का लक्षण बहुत स्पष्ट है। क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। वेरी सिंपल। क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार कारक छह हैं, जिन्हें कर्ता, यानी कौन कौन से कारक हैं? चलिए देखते हैं हम। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अ, अपादान, अधिकरण। समझ में आया आपको? चलिए एक बार फिर से दोहराती हूँ मैं इसको। कौन कौन से कारक हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण। आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने इन्हीं छहों को कारक माना है, दो को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया, नहीं माना है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यह प्रैक्टिस सेट नंबर भी 19 ही है। आपसे यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं है, भिक्षुक में नहीं है, दर्शनीय में नहीं है, कर्तव्य नहीं है, फिर दुर्गुण में नहीं है। तो आप देखेंगे दुर्गुण में जो है वो यहाँ पर प्रत्यय नहीं लगा है। ऋतुपति किसका पर्यायवाची शब्द है? आप बताएं हमको, ऋतुपति किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऋतुपति कोयल का है, वसंत का है, बरसात का है या फिर शरद का है? किसका है? तो ऋतुपति जो है वो वसंत का पर्यायवाची है। वसंत का और क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है? कुसुमाकर है, ये देखिए कुसुमाकर। उसके अलावा मधुमास कहा जाता है, आप जानते हैं इसको, मधुमास कहेंगे, फिर ऋतुराज कहेंगे और बहार। ये सभी जो है कहे जाते हैं ऋतुराज, ऋतुपति यानी कि बसंत के लिए। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, आपने कई कविताओं में भी पढ़ा होगा। तो मित्रों यह रहा आज के 20 प्रश्नों की श्रृंखला, और कम से कम मेरा दावा है यदि आप ध्यान से पढ़े हो 50 प्रश्न से कम आपको इसमें नहीं मिल सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो कैसी लगी आपको ये क्लासेस? आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर देखिए इतनी सारी क्लासेस मौजूद है आपके लिए। 200 से ज़्यादा क्लासेस हैं हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप पढ़ते रहिए, ज़रूर से ज़रूर पढ़ते रहिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना पड़ेगा। यदि आप कोई मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर ऑलरेडी आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दे दी जाती है। ठीक है मित्रों? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लासेस में, जो कि बहुत ही जानदार शानदार होने वाली है आपकी हर एक परीक्षा के लिए। चलिए तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।